हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को इंटर के सिलेबस के बारे में बता दिया था, उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली सरफेस की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई की जाती है इसमें, और इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। पहला चैप्टर एडजॉर्प्शन कहलाता है, दूसरा चैप्टर कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस कहलाता है और तीसरा चैप्टर कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। इन तीनों चैप्टर्स का पढ़ना इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चैप्टर्स का हमारी डेली लाइफ में काफी यूज है, इसलिए ये चैप्टर हमारे इंटर के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सरफेस केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन चैप्टर को हम हिंदी में अधिशोषण कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अधिशोषण का मतलब क्या होता है, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। जब भी कोई सरफेस पर कोई आउटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे जो सराउंडिंग में हमारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, वो पार्टिकल्स अगर किसी सरफेस पर आकर बैठ जाएं, तो इस प्रोसेस को ही, इस फिनोमिनन को ही हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। सपोज कोई एक सरफेस इस तरह से हमारे पास है जिसके सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स घूम रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स और एटम क्या करते हैं कि इस सरफेस पर आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी अट्रैक्शन जो प्रोसेस है, ये अट्रैक्शन प्रोसेस है, इसी अट्रैक्शन प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सो बेसिकली एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच आउटर मॉलिक्यूल कैन एक्युमुलेट ओवर ओनली एट द सरफेस। केवल और केवल सरफेस के ऊपर ही आकर मॉलिक्यूल बैठता है। अगर मॉलिक्यूल सरफेस पर ना बैठकर उस सरफेस के डीप इनसाइड में भी चला जाए, जिसे हम बल्क कहते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम फिर एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सो बेसिकली एडजॉर्प्शन चैप्टर का कंसेप्ट इस तरह से आया है कि जब किसी सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल जो आउटर सराउंडिंग में हमारे है, वो मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर बैठ जाता है, उसके ऊपर एक्युमुलेट हो जाता है, उसके ऊपर आकर रिटेन कर लिया जाता है सरफेस के द्वारा, तो इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो बेसिकली आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल केवल और केवल आकर सरफेस पर बैठ जा रहा है। देखते हैं जरा इसके एग्जांपल के बारे में। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं कि कभी कार की छत पर, कभी घरों की छत पर, या आप देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल ऑलमोस्ट लगभग हर जगह वो पहुंच जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल का बैठ जाना, रोज रोज हमें दिखाई देना, ये एक तरह का एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन का ही। एडजॉर्प्शन या अधिशोषण का मतलब यही है सिंपली कि किसी पृष्ठ पर कोई अणु बाहर से आकर उसके सरफेस पर केवल और केवल पृष्ठ पर बैठ जाए, तो इसे ही हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस या अधिशोषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैसर ने किया था। कैसर नाम के वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले अधिशोषण शब्द का प्रयोग किया गया था, सबसे पहले उन्होंने किया था, और इन्होंने बताया था कि एडजॉर्प्शन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल को रिटेन कर लिया जाता है एट द सरफेस। इसमें नेक्स्ट जो बात है, एडजॉर्प्शन जो वर्ड है, एडजॉर्प्शन वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड आता है
जिसका नाम है एल सॉर्बर का मतलब जो होता है टू सक अप, यानी कि किसी चीज को खींच लेना। तो एडजॉर्बर से ही एडजॉर्प्शन बना है, एडजॉर्बर वर्ड से ही एडजॉर्प्शन वर्ड बना है। सो बेसिकली इस शब्द की खोज किसने की थी? केसन नाम के वैज्ञानिक ने। और इस प्रोसेस का इसका जो नाम लिया गया है वो कहां से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है जो कि इससे रिलेट करता है, एडसॉर्बर एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कोई सरफेस है, उस सरफेस में मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं इस तरह से। अब किसी सरफेस में दो चीजें देखनी होती हैं। एक चीज कंसेप्ट जो होती है वो होती है सरफेस, और जो उसका इनसाइड पार्ट है, ये जो इनसाइड पार्ट है इसको हम बल्क कहते हैं, और हिंदी में स्थूल कहते हैं। और ये जो केवल सरफेस है इसको हम पृष्ठ कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम सरफेस कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस इस तरह की प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल रिटेन ओनली एट द सरफेस। तो ये लाइन याद रखनी है, मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आकर रहेगा, उसके बल्क में नहीं। अब बल्क और सरफेस के बीच में भी डिफरेंस को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम आमतौर पे देखते हैं कि शाम के टाइम हम लोग घरों के बाहर पानी छिड़क देते हैं, तो वो पानी क्या कर लिया जाता है कि मिट्टी के द्वारा उसको सक कर लिया जाता है, उसको खींच लिया जाता है। लेकिन अगर वही पानी हमारे घरों की फर्श पर गिर जाए तो वो पानी फिर सरफेस के अंदर यानी कि बल्क में नहीं जाता है, वो सरफेस के ऊपर ही रहता है। तो पृष्ठ के ऊपर ही अगर मॉलिक्यूल है, किसी सरफेस के ऊपर ही अगर मॉलिक्यूल है, तब तो एडजॉर्प्शन कहलाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर तक चला जाए, डीप इनसाइड में चला जाए, उसके स्थूल भाग में चला जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन या हिंदी में अवशोषण कहते हैं। यानी किसी चीज को पूरी तरीके से खींच लेना, जैसे कि वो एकदम उसके डीप इनसाइड में चला जाए। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका ये है कि जैसे आपने स्पंज देखा होगा, छेने का रसगुल्ला भी देखा होगा, उसकी जो चाशनी होती है उसके स्पंज में अंदर चली जाती है, उसके ऊपर नहीं रहती है। लेकिन किसी ऐसे मेथड में, जैसे मान लीजिए आप क्या करिए, कोई एकदम स्मूथ सरफेस है, तो उस स्मूथ सरफेस पे क्या होगा कि पार्टिकल उसके डीप इनसाइड में ना जाके सिर्फ और सिर्फ उसके केवल सरफेस पे रहेंगे। तो ये डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब एडजॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। किसी पार्टिकल का सरफेस के ऊपर हायर कंसंट्रेशन का एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मौजूदगी, किसी की प्रेजेंस। तो अगर सरफेस पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है और उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर यह होगा कि मैंने एक मान लिया कि सरफेस ले लिया, इस सरफेस पे केवल पार्टिकल उसके सरफेस पर, इस सरफेस पे या जो भी किसी न किसी मॉलिक्यूल का ही सरफेस भी होगा, किसी ना किसी सब्सटेंस का ही सरफेस होगा। उस सब्सटेंस के
सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं, जो आउटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्यूमुलेट कर लिए जाते हैं। एक्यूमुलेट करने का मतलब है कि खींच लेना, उसको उस सरफेस पर रिटेन कर लेना, हेल्ड कर लेना। उस तरह से मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, इसके सरफेस पर बैठा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल्स एट ओवर द एट ओनली द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ओवर नहीं होगा, वहां ओनली होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही रहने चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन। आप सभी लोग नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्मिनोलॉजी विच इज रिलेटेड विद एडजॉर्प्शन चैप्टर। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि उस चैप्टर में किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होगा जो बार बार रिपीट होते हैं और जिन्हें हमें देखना होता है। उसमें पहला वर्ड है टर्मिनोलॉजी में एडजॉर्बेट, जिसे हिंदी में अधिशोष से कहते हैं। एडजॉर्बेट या हिंदी में अधिशोष से इसका क्या मतलब होता है, जो भी हमारा सराउंडिंग में जितना मॉलिक्यूल है, हमारे वातावरण में जितना भी आसपास डस्ट पार्टिकल है या कोई और नमी है जिसको मॉइस्चर कहते हैं, ये जितने भी डस्ट पार्टिकल है या मॉइस्चर है वो सब आके किसी ना किसी सरफेस पर आके बैठ जाते हैं। तो आउटर मॉलिक्यूल को ही हम अधिशोष या एडजॉर्बेट कहते हैं। जो मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होगा, सरफेस पर आकर रिटेन कर लिया जाएगा या सरफेस पर आकर बैठ जाएगा, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग या वीक बॉन्ड बना लेगा, तो इनकमिंग जो मॉलिक्यूल है या आउटर जो मॉलिक्यूल है जो उस सरफेस पर आकर बैठेगा उसे ही हम एडजॉर्बेट कहते हैं, अधिशोष कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल भी मैं इसके आगे बताऊंगा। अगला जो इसमें टॉपिक है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट बेसिकली इज नथिंग बट इट इज अ सरफेस which is provided for the accumulation of molecule। किसी मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन जिस सरफेस पर किया जाता है, जिस पृष्ठ पर किया जाता है, उसी पृष्ठ को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। इस डायग्राम में मैंने एक सरफेस बनाया है जिसके चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स इसके सरफेस पर आकर बैठ गए। तो जो भी ये डस्ट पार्टिकल कह लीजिए या नमी कह लीजिए, मॉइस्चर कह लीजिए, वो नमी या मॉइस्चर्स क्या है, आउटर मॉलिक्यूल है, बाहरी अणु है जो सराउंडिंग में घूम रहे हैं कंटिन्यू, उन्हें हम एडजॉर्बेट यानी कि अधिशोष से कहते हैं। और जो सरफेस इनको मिला है बैठने के लिए, उसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। ये एकदम वैसी बात है कि आपके पास चेयर है, चेयर आपके लिए एडजॉर्बेंट का काम करती है और आप खुद उस चेयर के लिए एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के लिए एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल की तरह कार्य करते हैं। अगली जो इसमें डेफिनेशन है या टर्मिनोलॉजी है वो है डिसॉर्प्शन। इसको हिंदी में विशोषण कहते हैं। जब भी किसी सरफेस पर बाहर से कोई मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूल का आकर बैठ जाना एडजॉर्प्शन कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। और किसी भी मेथड से अगर हम उन मॉलिक्यूल्स को उस सरफेस से हटा दें, उस पृष्ठ पर से उस मॉलिक्यूल्स को हटा दें, तो ये प्रोसेस डिसॉर्प्शन कहलाती है, विशोषण कहलाती है। सो डिसॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस। एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट पर से हटा देना, जैसे हम अपनी गाड़ियों को साफ करते हैं धूल मिट्टी से, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हटा दिया, तो ये डिसॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग है सॉर्प्शन। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, मींस अधिशोषण भी होगा और अवशोषण भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी सरफेस पर जब कोई मॉलिक्यूल आकर बैठेगा तो मॉलिक्यूल उसके पृष्ठ पर तो आएगा, सरफेस पर तो आएगा, साथ ही उसके डीप इनसाइड यानी कि बल्क में भी चला जाएगा। सो सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखने के लिए आप क्या करिए कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए।
कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हमने एक चौक रख दी है। चौक तो आप सभी ने देखी होगी, व्हाइट ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे इसका इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए। तो मान लीजिए कि ये एक चौक है जो कि ये व्हाइट कलर की हमें दिख रही है। इस व्हाइट कलर की चौक को हमने डिप कर दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो डिप करने पे क्या होगा, उसको थोड़ी देर उसमें रख देते हैं। थोड़े समय बाद जब हम उसे निकालते हैं तो जो व्हाइट कलर का पोर्शन जो चौक का होता है अब वो टर्न हो जाता है, किसमें बदल जाता है, ब्लू कलर में। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है कि अगर वो गलती से थोड़ी अगर हम उसको तोड़ के देखें तो तोड़ने पर पता चलता है कि जो ब्लू कलर है उसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल चौक के सरफेस पर भी है, जिसकी वजह से चौक ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जब हमने उस चौक को तोड़ के देखा तो चौक के अंदर भी वो कलर पहुंच गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, सरफेस पर भी मॉलिक्यूल है और डीप इनसाइड में भी मॉलिक्यूल्स है वहां पर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। इट मींस सॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें उम्मीद करते हैं ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ऑक्लूजन बोलते हैं। ऑक्लूजन एक स्पेशल टाइप का एडजॉर्प्शन फिनोमिनॉन है। इसमें क्या ऐसी खास बात है, एक विशेष प्रकार का ये एक अधिशोषण की प्रक्रिया है जिसमें मैं डेफिनेशन के साथ लिखता हूं कि व्हेन अ गैस इज जब भी किसी मेटल के सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन हो जाए तो इस प्रक्रिया को ही हम ऑक्लूजन कहते हैं। इसको स्पेशल टाइप का क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हमने एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल जिसको हम अधिशोष से कहते हैं, जो सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होगा, उसको भी फिक्स कर दिया और जो एडजॉर्बेंट है हमने उसको भी फिक्स कर दिया। एडजॉर्बेंट इसका मतलब जो सरफेस की बात हो रही है, जिसका पृष्ठ लिया जाएगा वो पृष्ठ मेटल का होगा और जो मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होगा वो मॉलिक्यूल गैस का होना चाहिए। तो इसमें हमने दोनों चीजों को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एथिलीन गैस का हाइड्रोजिनेशन। इसमें एथिलीन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ ऐड होती है। हाइड्रोजन गैस को हम एथिलीन गैस में ऐड करते हैं तो एथेन बन जाता है। अब इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है निकिल। निकिल की जगह आप पैलेडियम प्लैटिनम भी ले सकते हैं। तो इसमें एडिशन हो जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकिल मेटल। तो ये जो एग्जांपल है, इसके अलावा भी कई एग्जांपल हैं। हाई स्कूल में आपने अमोनिया गैस बनाने की हेबर प्रोसेस पढ़ी होगी। उस हेबर प्रोसेस में भी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है और उसको रिएक्ट कराने के लिए हम एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम आयरन बोलते हैं। तो वहां पर जो आयरन मींस Fe कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो एक सॉलिड स्टेट में होता है और साथ ही साथ उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस दोनों गैसें क्या होती है, एडजॉर्ब होती हैं। उसी के कारण ही उनके बीच के बॉन्ड टूटते हैं और फिर वो आपस में रिजेक्ट करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द ऑक्लूजन प्रोसेस व्हेन अ गैस इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यहाँ पर एडजॉर्बेंट गैस को कर दिया है, एडजॉर्बेंट मेटल को कर दिया है, इसलिए ये थोड़ा स्पेशल टाइप का हो जाता है।
और जितनी भी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस वाली रिएक्शंस होती है जिसमें गैस और सॉलिड स्टेट, गैस और सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल होता है, इट मींस दो रिएक्टेंट गैस हो, जो भी रिएक्टेंट है वो गैसेस हो और जो हमने कैटलिस्ट लिया है वो सॉलिड में होना चाहिए, तो दोनों की फेजेस अलग अलग हैं, स्टेट अलग अलग है, सो दैट्स व्हाई उनका फेज वैल्यू भी मोर देन 1 होता है। और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग हेटेरोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है ऑक्लूजन का। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसमें एक दो पॉइंट्स और भी हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी के आगे चलते हैं, जिसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम जानते हैं एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स को। अभी तक हम लोगों ने एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उनके क्या मतलब होते हैं, ये सबको हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि हमारी डेली लाइफ में ये सब एग्जांपल्स आते हैं कि नहीं, इसके बारे में समझते हैं। एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का कि अगर वाटर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन द सिलिका जेल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे नम वायु होती है, जैसे वायु है, एयर है, तो उसमें नमी है मान लीजिए, या लैब में जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं सिलिका जेल का, ताकि अगर ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें मॉइस्चर की जरूरत नहीं है या वाटर की जरूरत नहीं होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिका जेल में क्या होता है कि जो भी आसपास की जितनी भी नमी होगी उस नमी को वो खींच लेता है। इसको तरीका क्या है करने का, इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक ग्लास में एक क्लोज्ड ग्लास है, जैसे मान लीजिए, या कोई ट्यूब है, या मान लीजिए बॉटल है, उसमें अगर एयर भरी हुई है, नमी वाली एयर है, ठीक, तो उसके अंदर क्या, बॉटल में क्या करिए, सिलिका जेल रख दीजिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सिलिका जेल के जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह का एग्जाम्पल कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो सिलिका जेल के ऊपर, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई पैकिंग में सामान आता है तो उसमें एक सैशे पड़ा रहता है, वो सिलिका जेल का, एल्यूमिनियम जेल का ही होता है। वो वाटर बेसिकली क्या करता है, नमी को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नमी उसके सरफेस पर रहेगी, पृष्ठ पर रहेगी। अगला एग्जांपल है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। डीकलराइजेशन ऑफ शुगर का मतलब है कि शुगर जो होती है वो, उसको हम लोग कलरलेस करते हैं। बेसिकली जो शुगर बनती है जब, तो वो थोड़ी ब्राउनिश कलर की होती है, तो ब्राउनिश कलर की शुगर होने की वजह से क्या है, उसको बार बार क्या करते हैं, उसको व्हाइट करने के लिए हम लोग उसको एक्टिवेटेड चारकोल से, जो एनिमल जो चारकोल होता है, बोन एश का जो चारकोल होता है, उसको चीनी से गुजारते हैं बार और चीनी को मिक्स करते हैं उसके साथ। तो बार चीनी को मिक्स करने से क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, वो उसकी इम्प्योरिटी को खींच लेता है और अपने सरफेस पर लाके उसको बैठा देता है। तो बार इस प्रोसेस को दोहराने से, बार दोहराने से इस प्रक्रिया को जो हमें शुगर मिलती है वो फिर अब कलरलेस शुगर मिलती है। तो डीकलराइजेशन प्रोसेस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस को। इसके अलावा मान लीजिए कोई सोल्यूशन अगर आपके पास कलर्ड सोल्यूशन है और आप क्या करिए, उस कलर्ड सोल्यूशन के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डाल दीजिए। तो एक्टिवेटेड चारकोल ब्लैक कलर का होता है, पाउडर होता है, और उसको जैसे हम पानी में, मान लीजिए जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन होगा हमारे पास, उसमें जैसे ही पानी डालकर उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल को डालते हैं, तो जो कलर्ड सोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जो कलर होगा, जो उसमें कलर का कंपोनेंट या पार्टिकल्स होते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा खींच लिए जाते हैं, वो उसके जाके उसके सरफेस पे बैठ जाएंगे। साथ ही साथ हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का जो मेन प्रिंसिपल ही कह लीजिए, या जो मेन एक इसका जो फिनोमेना है, वो एक तरह से ये टेक्निक काम ही करती है एडजॉर्प्शन प्रोसेस के ऊपर। इसके अलावा भी कई एग्जांपल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और भी आप लोगों ने, जैसे जो लोग जो भी व्यक्ति माइंस में काम करते हैं, तो खदानों में जो लोग काम करते हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप का गैस मास्क यूज करते हैं। वो गैस मास्क वो लोग पहन के जाते हैं और उसका यूज इस तरह से वो लोग करते हैं कि केवल वो O2 गैस और CO2 गैस को ही इनहेल और एक्सहेल कर सके, बाहर निकाल सके और ग्रहण कर सके, क्योंकि उस पर्टिकुलर माइंस में क्या होता है कि बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस भी निकलती रहती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसलिए जो गैस मास्क होता है वो भी चारकोल का ही बना होता है, उसमें भी चारकोल ही रहता है। तो वो गैस मास्क क्या करता है, जितनी भी पोलर गैसेस होती हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑल दी पोलर गैसेस जनरली आर टॉक्सिक इन नेचर। जितनी भी पोलर गैस है, जैसे HCl गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, SO2 गैस है, या और भी गैसेस, फॉस्फीन गैस है, अमोनिया गैस है, ये सब पोलर गैस है और साथ ही साथ टॉक्सिक इन नेचर भी होती हैं। इनसे दम घुटता है इंसान का, इसलिए वो गैसेस ऐसा ना हो कि उस माइंस में जो माइन वर्कर है उसको इनहेल कर ले, तो उससे बचने के लिए वो स्पेशल टाइप का गैस मास्क यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो
उन गैसों को रोक लेते हैं, केवल ऑक्सीजन और CO2 गैस का ही पैसेज अलाउ होता है। तो ये भी जो फिनोमेना है एडजॉर्प्शन फिनोमेना पे ही डिपेंड करता है। ये जो प्रोसेस है ये एडजॉर्प्शन पर काम करती है, जिसकी वजह से वो लोग बचे रहते हैं टॉक्सिक गैसेस से। तो बेसिकली इसका आज एक हाफ सेक्शन पूरा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसके ऊपर, तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है, क्या कारण होता है एडजॉर्प्शन का, ऐसी क्या वजह होती है कि पार्टिकल्स किसी सरफेस पर आकर अट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन के टाइप कितने होते हैं, और साथ में एंड में पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।